Hello friends, welcome back to session 3 of our chapter Consumer Behavior. फर्स्ट टू सेशंस में हम लोगों ने सीखा कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी कितने टाइप का होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम सीखे। आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में इसको कवर कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंज्यूमर के बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। तो लेट्स कंटिन्यू। Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility is the fundamental law of utility analysis. ये जो पूरा utility analysis का थ्योरी बना है ना, उसका कहीं ना कहीं पूरा बेस ही ये है। अगर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करना बंद कर दे तो यूटिलिटी एनालिसिस का पूरा का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए, यानी यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी ही बंद हो जाए। Hermann Jossen, a French economist, was first to formulate this principle in 1854, though the name was given by Marshall. Jevons called it Jossen's first law of consumption. यानी भले ही पूरा लॉ अल्टीमेटली मार्शल ने बनाया हो, बट इस थ्योरी को सबसे पहले जो पब्लिक के सामने लाए थे या जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, उनका नाम था हेनरिच जॉसन। वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। Statement of law. The law of diminishing utility has been developed from observations of human nature. According to this law, as an individual consumes more units of a commodity, the extra utility or satisfaction that he derives from the extra unit of the goods goes on falling. यानी सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंजम्पशन बढ़ाते जाता है, तो जो नया यूनिट होता है, जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है, उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल है या यूटिलिटी है, वो पहले वाले से ऑब्वियसली कम होने लगता है। जैसा कि हम इस ऊपर वाले आइसक्रीम वाले ड्राइंग में देख सकते हैं कि पहले उसको बहुत अच्छा लग रहा था आइसक्रीम, फिर धीरे धीरे वो मना करने लगता है, एंड उसके बाद भी अगर उसे फोर्सफुली दिया जाए तो वो वॉमिटिंग कर देता है। यानी यूटिलिटी लेवल इज डिक्रीजिंग एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी and not the total utility that declines with the increase in consumption of the commodity. तो बोल रहा है ये चीज को एकदम ध्यान रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी दिन पे दिन या एज पर कंजम्पशन गिरते जा रहा है, टोटल यूटिलिटी नहीं गिर रहा है। सपोज पहला यूनिट अगर मेरे को 10 का सेटिस्फेक्शन दिया था और दूसरा यूनिट मेरे को 8 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तीसरा यूनिट अगर मेरे को 6 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 का 8 हो गया, 8 का 6 हो गया, बट व्हाट अबाउट टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी पहले 10 था, 2 यूनिट के बाद 18 हो गया, 3 यूनिट्स के बाद 24 हो गया। यानी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी भले ही गिर रहा हो, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो वही चीज यहाँ समझा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी and not the total utility that declines with the increase in the consumption. The law of diminishing marginal utility means that the total utility increases but at a decreasing rate. तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली बताता क्या है? that total utility is increasing but at a diminishing rate. पहले वो 8 के स्पीड से बढ़ा, अब वो 6 के स्पीड से बढ़ रहा है, हो सकता है नीचे जाते जाते 4 के स्पीड से बढ़ने लगे। तो यानी बढ़ तो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। सपोज अ पर्सन इज हंग्री, सो हिज वांट फॉर रोटी इज वेरी स्ट्रांग। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि मान लो किसी इंसान को भूख लग रहा है तो उसे रोटी चाहिए, बट व्हेन ही टेक्स वन रोटी his intensity of desire for another roti becomes less। है ना? पहला रोटी खा के थोड़ा बहुत उसका पेट भर गया, अब सेकंड रोटी का उसका इंटेंसिटी उतना हाई नहीं है जितना पहला था। पहला तो इतना भूख लगा था कि अगर रोटी नहीं मिलता तो शायद वो कहीं चोरी करके भी रोटी
रोटी चुरा के लाता, पर अब एक रोटी खाने के बाद अब ऐसा है कि मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो एटलीस्ट वो चोरी नहीं करे। इट्स लाइक दिस। This tendency towards diminishing utility from successive units of the same commodity can be seen in all type of commodity. और बोल रहा है ऐसा सिर्फ रोटी के साथ नहीं है, जितने भी कमोडिटी है सबके साथ ऐसा ही होता है। However, the rate of diminishing utility may slow for some commodity or rapid for another, but the tendency is still operative, and a point will come when further addition of the commodity will yield no utility to the consumer at all. बोल रहा है कि कोई कोई कमोडिटी का जो डिमिनिशिंग का स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है, कोई कोई का डिमिनिशिंग का स्पीड थोड़ा स्लो होता है, बट अल्टीमेटली डिमिनिश सब करता है। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे यूटिलिटी सबका कम होने लगता है, किसी का बहुत स्पीड से कम होता है, किसी का धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, अल्टीमेटली एक लेवल ऐसा आता है जहां पर फर्दर एडिशन विल नॉट गिव हिम एनी मोर यूटिलिटी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस एजम्पशन पे बेस्ड है। The law of diminishing marginal utility is based on the following assumptions, which are marked by the phrase other things being equal. तो हम लोग जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रहता है। यहाँ पर देखो ऊपर में कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, मैंने डेफिनेशंस पे नहीं गया, आप लोग कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लें। ठीक है, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को हम अज्यूम करते हैं। अब क्या क्या अजम्पशंस हम लेते हैं वो देखते हैं। पहला है होमोजेनिटी। The law holds true only when all the successive units consumed are homogeneous in quality, size, taste, flavor, color, etc. यानी अगर जो कमोडिटी आपको एक के बाद दो, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा जो कंज्यूम करने के लिए दिया जा रहा है वो कमोडिटी सेम होना चाहिए, उसका क्वालिटी, उसका साइज, टेस्ट, फ्लेवर, कलर सब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको एक रसगुल्ला दिया, फिर दूसरा रसगुल्ला दिया, तो तीसरा रसगुल्ला आपको खाने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट तीसरा में अगर मैंने मीठा के अलावा कुछ नमकीन आपको दिया तो शायद आप खुशी खुशी ले लो, क्योंकि दो रसगुल्ला खा के शायद आपका मुंह मीठा हो चुका है। थर्ड थिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज काइंड ऑफ अ स्नैक्स, कुछ नमकीन चाहिए आप, तो अगर मैं तीसरा रसगुल्ला दूं तो शायद आप बोलोगे नहीं दो खा लिया, और नहीं चाहिए, बट तीसरा अगर मैं एक समोसा लाके आपको दूं तो शायद आप खुशी खुशी ले लो। यानी प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होगा ना, तो यूटिलिटी डिमिनिश होगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं। यूटिलिटी डिमिनिश का श्योरिटी सिर्फ होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूटी। द कंजम्पशन प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, दैट इज यूनिट्स आर टेकन सक्सेसिवली वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जो यूनिट्स लिया जा रहा है ना वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिया जा रहा है, और उसमें टाइम इंटरवल नहीं दे रहा हूं। यानी अगर मैंने आपको पहला ग्लास ऑफ वाटर अभी दिया, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर अभी दिया, बट तीसरा ग्लास ऑफ वाटर आपको 2 घंटा बाद दे रहा हूं, तो क्या यूटिलिटी डिमिनिश होगा? नहीं, हो सकता है 2 घंटा में दोबारा आपको प्यास लगे, तो उसका बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, तुरंत सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, तुरंत थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद फोर्थ, सक्सेसिवली एक के बाद एक के बाद एक के बाद देना पड़ेगा। तब क्या होगा, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर आते आते आप बोलोगे अब और नहीं चाहिए, थैंक यू, है ना। तो वही बात हो रहा है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला एजम्पशन क्या है कि प्रोडक्ट शुड बी होमोजेनियस, दूसरा एजम्पशन है दैट कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। थर्ड में आते हैं कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी क्या बोलते हैं? Constancy. The law assumes that there is no change in income, taste, habit or preference of the consumer. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर के इनकम में कुछ चेंज आ गया, या उसके टेस्ट में कुछ चेंज आ गया, कुछ हैबिट में चेंज आ गया, या उसका प्रेफरेंस बदल चुका है। Likewise, the price of the commodity is also assumed to be given.
और ये भी अज्यूम किया जाता है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज फिक्स्ड. If these things changes, it will be difficult to know about the utility the consumer may get. बोला कि अगर ये सब चीज बदल जाएगा ना, तो कंज्यूमर को कितना यूटिलिटी मिल रहा है इस बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दीज अदर थिंग्स विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग हिज डिसीजंस. तो इसीलिए इन सब चीज को माना जा रहा है कि इनकम भी वही है, टेस्ट प्रेफरेंस भी वही है, हैबिट भी वही है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. अब बोला जा रहा है कि आपने पहला जितना शौक से लिया था पहला यूनिट, क्या दूसरा यूनिट भी उतने ही इंटेंसिटी और शौक के साथ लोगे आप? शायद नहीं लोगे ना, आपका इंटेंसिटी डाउन हो जाएगा. रीजनेबिलिटी, अब रीजनेबिलिटी क्या है? The units of consumption are of reasonable size. For instance, the suitable unit for a thirsty man should be a glass of water and not a drop of teaspoon. अब यहाँ पर बहुत रीजनेबल बात बोल रहा है. बोल रहा है कि ऐसा मत करना कि जिसको प्यास लगा है उसको आप पहले 1 चम्मच पानी दे रहे हो, फिर दूसरा चम्मच पानी दे रहे हो, फिर तीसरा चम्मच पानी दे रहे हो. तो होगा क्या, पहला चम्मच पानी लेने के बाद हो सकता है उसका प्यास और भी ज्यादा एक्टिव हो जाए, और दूसरा चम्मच उसको और भी ज्यादा यूटिलिटी दे, तीसरा चम्मच शायद उससे भी ज्यादा देगा. तो फिर आप बोलोगे देखो आपने तो बोला था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, यहाँ तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है. तो यहाँ पर बात उसको चम्मच से पानी पिलाने का नहीं होगा, यहाँ बात हो रहा है कि एक रीजनेबल यूनिट होना चाहिए. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी वाटर अगर किसी को पीना है तो आई विल गिव हिम अ कंप्लीट ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, कोई भी चम्मच से एक एक ड्रॉप करके पानी नहीं पीता है. ठीक है, जिसको भी प्यास लगा हो तो एक ग्लास पानी पीता है. तो वी आर टॉकिंग कि पहला ग्लास ऑफ वाटर जितना यूटिलिटी देगा, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर शायद उतना यूटिलिटी नहीं देगा. अब वहां पर आप अगर उसको चम्मच से पानी देने लगे तो पहला चम्मच, दूसरा चम्मच, तो हो सकता है चौथा चम्मच बोलेगा हमको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है. तो दैट इज नॉट द लॉजिक. तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप जब एक्सपेरिमेंट करो या उसको कुछ ऑब्जर्वेशन करो तो रीजनेबल ग्राउंड्स पे करो, ऐसा इनरीजनेबल ग्राउंड्स पे मत करो. Rationality. The consumer is assumed to be rational economic man whose behavior is normal, aiming at the maximum satisfaction. यानी बोल रहा है द पर्सन जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो एक रैशनल इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए, जो हर समय अपने बजट के अंदर अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ही इज एडिक्टेड टू समथिंग. अगर कोई एडिक्टेड पर्सन के सामने, अगर वो सिगरेट का एडिक्टेड है, उसके सामने मैं सिगरेट लेके आऊं तो वो पहला भी लेगा, दूसरा भी और शौक से लेगा, तीसरा भी और शौक से लेगा, बिकॉज ही इज एडिक्टेड. तो ही इज नॉट अ रैशनल पर्सन. तो वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल इकोनॉमिक पर्सन. तो उसमें एडिक्शन के केसेस को हमने इग्नोर किया. नेक्स्ट assumption उन्होंने लिया है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. Above all, the law of diminishing marginal utility is based on the cardinal measurement of utility. यानी वो अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि वो लोग, उनका कहना था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी. जितना पेमेंट हम करने के लिए तैयार है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज. ठीक है, तो उस बेसिस पे वो लोग यूटिलिटी को बोलते हैं कि मेजर किया जा सकता है. So it is assumed that utility can be numerically expressed by the consumer. That is, he is capable of mentioning the quantum of utility derived from each additional unit consumed or derived by him. यानी माना जाता है या ऐसा assume किया जा रहा है कि कंज्यूमर आसानी से नंबर वाइज क्वांटिफाई करके मुझे बता सकता है कि इस पर्टिकुलर यूनिट से उसे कितना सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिला. So these were all the assumptions of law of diminishing marginal utility. अब हम लोग आते हैं इस लॉ के एक्सप्लेनेशन. पहले हमने समझा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर हमने समझा कि ये जो लॉ है ये किन assumptions पे बेस्ड है, और अब हम आ रहे हैं उस लॉ में जहां पर हम इस पूरे लॉ को एक्सप्लेन करेंगे. So explanation of the law. The law of diminishing marginal utility can be explained with the help of an example and diagram as given below. तो यहाँ क्या देख सकते हैं, पहला यूनिट उसको 10 का यूटिलिटी दिया, दूसरा यूनिट उसको 8 का यूटिलिटी दिया,
तीसरा 6 का, फिर 4, फिर 2, फिर एक पॉइंट आके 0 हो गया, एंड 7th एंड 8th स्टार्टेड गिविंग इन द नेगेटिव यूटिलिटी। अब जितना मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे गिर रहा है, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और यहाँ पर आके टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। उसके बाद जहां मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगता है, वहां टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलोइंग। 30 से 28 हो गया, 28 से 24 हो गया। अब क्वेश्चन आता है, कोई भी रैशनल कंज्यूमर कहां रुकेगा? रैशनल कंज्यूमर 6th यूनिट पे आके रुक जाएगा, जहां पर उसका टोटल यूटिलिटी 30। क्वेश्चन आता है सर 30 तो 5 में भी था, तो 5 पे क्यों नहीं रुकेगा? 5 पे इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि अभी तक उसका टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा था, और उसको ये पता नहीं था कि 6th यूनिट विल नॉट गिव हिम एनी यूटिलिटी, तो ही विल ट्राई फॉर द 6th यूनिट, ही विल गो फॉर द 6th यूनिट, अज्यूमिंग कि 6th यूनिट से कुछ ना कुछ तो मेरे को एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट जब वो देखा कि 6th यूनिट से उसको कुछ नहीं मिला, 0 मिला, तब वो यहाँ पर 6th यूनिट पे रुक जाएगा। तो भले ही टोटल यूटिलिटी 5 पे भी हो रहा है, बट 6th यूनिट तक वो कंज्यूम करेगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर ही विल स्टॉप। ठीक है, क्लियर, समझ में है? यहाँ पर जो ग्राफ बना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बना है, तो इसमें वी आर नॉट कंसिडरिंग टोटल यूटिलिटी, वी आर ओनली कंसिडरिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला यूनिट में 10 का था, दूसरा यूनिट 8 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 2 का हुआ, एंड 6th यूनिट आता है तो 0 हो गया। 7th में -2, 8th में -2। तो जो पॉइंट हमने वहां पर टेबल में बनाए हैं, उसी पॉइंट को नॉर्मल, जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स में ग्राफ में प्लॉट करना सीखे, वैसे ही अगर ग्राफ में प्लॉट कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ग्राफ पे ध्यान देना या ग्राफ को याद करना है या प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे को अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, उस कंसेप्ट के बेसिस पर मुझे टेबल बनाना आना चाहिए, जो टेबल अभी हम लोगों ने देखा। वो टेबल अगर हम सही सही बना लिए ना, तो वो टेबल को बस ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। हमें और कुछ ग्राफ में माथा नहीं लगाना है, ना कुछ प्रैक्टिस करना है, ना ही हमें कुछ लर्न करना है। ओनली थिंग इज टेबल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ग्राफ अपने आप बनेगा। हाँ, ग्राफ में जो देखना है कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, जैसे यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, यहाँ पर लिखना होगा मार्जिनल यूटिलिटी, ये पॉइंट में लिखेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी और सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये सब जो लेबलिंग्स का काम है, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ग्राफ में, कि क्या क्या पॉइंट्स को लेबल किया जाता है। अदरवाइज ग्राफ में लर्न करने का या प्रैक्टिस करने का और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये उसी ग्राफ को समझाया है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। लेट्स कम टू द कॉज ऑफ ऑपरेशंस और रीजंस बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि क्या कारण है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज सक्सेसफुल, ये लॉ एप्लीकेबल क्यों हो पाता है, और ये हम लोग सक्सेसफुली क्यों देख पाते हैं अपने आसपास के इकोनॉमी में। तो पहला है सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, यानी पहला रीजन है सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। बोल रहा है ऑल्दो ऑल द वांट्स ऑफ मैन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बोला इंसान के सारे वांट्स को सेटिस्फाई करना इज इम्पॉसिबल, बट वन पर्टिकुलर वांट इज फुल्ली सेटिस्फाइड। बट एक पर्टिकुलर वांट जो है ना, वो उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे क्या, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग मान लो 12th पास करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, एक डिजायर होता है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो उस समय लगता है कि बस उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो बस लाइफ सेट हो जाए, है ना। पर उस कॉलेज में जब एडमिशन हो जाता है, उसके बाद अगर 2 साल या 3 साल पढ़ने के बाद बोले अब इस कॉलेज में आपको फ्री में एडमिशन मिल रहा है, आप दोबारा एडमिशन लोगे? अब आप नहीं लोगे, क्योंकि आपका वांट सेटिस्फाई हो गया, आपको जो पढ़ के जो डिग्री लेना था उस कॉलेज से, वो आपने ले लिया। अब आपको फ्री में भी बोला जाए ना, जिस कॉलेज के लिए आपने दिन रात मेहनत की थी 11th 12th में, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए एकदम पागल हो गए थे, अब उसी कॉलेज में आपको फ्री में एडमिशन दिया जाए, यू वोंट गो, क्योंकि योर वांट हैज बीन सेटिस्फाइड। तो वन सिंगल पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड, हम उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, सारे वांट्स को नहीं, बट सिंगल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड।
but one particular want is fully satisfied. For example, a person's desire for drinking milk can be fully satisfied if he continues increasing quantities of commodity. Having reached the point of satiety, the use of one more unit of commodity will yield zero marginal. यानी एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर आप उस कमोडिटी को या उस चीज को अचीव करके पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो. नाउ यू डोंट वांट एनी मोर ऑफ इट. तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. और आपको पता है कि अब दोबारा अगर मैं वहां जाता हूं तो वहां से मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो. ठीक है. नेक्स्ट, कमोडिटीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. तो कमोडिटीज जो है ना वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स किसी का भी नहीं होता. According to Golding, the law applies because the commodities are not perfect substitute. मतलब they are at best only imperfect substitutes. They tend to be consumed in certain appropriate proportion. अब इसको example से समझते हैं. For example, if the consumer goes on increasing the quantity of butter with a constant supply of bread, very soon he will reach the stage when he shall not have enough bread to spread his butter on. Successive increments of butter would add less and less to his total enjoyment, and the law of diminishing utility would come into operation. Had butter and bread been perfect substitutes for each other, the marginal utility of butter would not have been. ये एक और रीजन बता रहा है. ये बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं है. दिस रीजन इज नॉट वेरी लॉजिकल, बट हाँ कुछ लॉजिक है. उनका बोलने का मतलब है कि बटर हमें ब्रेड के साथ पसंद. तो जब तक हम ब्रेड में बटर लगा के खा रहे हैं तब तक हमें बटर अच्छा लगा, उसका यूटिलिटी इज हाई. मान लो अगर ब्रेड खत्म हो गया और मुझे बोला जाए कि अब ब्रेड तो खत्म हो गया, एक काम करिए आप बटर ही खा लीजिए. तो खाली अगर बटर मुझे दिया जाए ना तो मुझे नहीं खाली बटर नहीं चाहिए, मुझे खाली बटर अच्छा नहीं लगता. तो वहां पर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्रेड बटर का जो यूटिलिटी है दैट विल डिमिनिश. है ना. जैसे क्या होता है कि एड मैंने देखा था किसान टोमेटो का या किसका, तो हम बनाए समोसे बेहतर, ऐसा कुछ था. यानी सॉस हम जब समोसे के साथ खाते हैं तो हमें सॉस अच्छा लगता है. कोई बोले समोसा नहीं आप खाली सॉस ऐसे ही चाट लो, ऐसे ही खा लो, तो फिर हम बोले नहीं ऐसे थोड़ी सॉस खाता है. तो वो क्या हुआ, जब तक समोसे के साथ सॉस खा रहे थे सॉस अच्छा लग रहा था. अब जैसे ही समोसा खत्म हुआ अब मुझे सॉस नहीं चाहिए, तो सॉस का यूटिलिटी क्या हो गया, डाउन हो गया. दिस इज ऑल्सो अ लॉजिक बिहाइंड. ठीक है. नेक्स्ट, प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंट यूज. हम क्या चीज को प्रायोरिटी देते हैं. Each commodity has many alternative uses. और हर commodity का बहुत सारा alternative uses है. And some uses are more important while others are less. और कुछ uses जो है वो ज़्यादा important है, कुछ uses है कम. Bowman says that this law applies because we give top priority to the more important uses. For example, if we have one piece of cake, we shall give it to our baby. If we have two, the second will be given to our wife. ठीक है, to the wife. The third will be kept for self-use and fourth will be offered to mother-in-law. यानी सबसे पहला अगर मेरे पास एक ही है तो अपने बच्चे को देना पड़ता है. तो क्या हो रहा है, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर स्केर्सिटी है उस चीज का तो हम सबसे पहले उसको सबसे इंपॉर्टेंट यूज. जैसे क्या हुआ, सपोज किसी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, वो लोग दिन में शायद सिर्फ हाफ लीटर दूध खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि दे कैन ओनली अफोर्ड टू बाई हाफ लीटर ऑफ मिल्क. अब वो आधा लीटर मिल्क क्या होगा, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो कहीं ना कहीं पूरा कंजम्पशन या मोर देन 60-70% ऑफ द कंजम्पशन विल बी गिवन टू द चाइल्ड. बड़े लोग हो सकता है अपना चाय पीना बंद कर दें, अपना दूध पीना बंद कर दें, वो लोग बोलेंगे नहीं हम सिर्फ बच्चे के लिए दूध खरीदें. क्या हुआ, प्रायोरिटी. तो किसको देना सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है. और इसीलिए क्या होता है,
कि जैसे जैसे हम लोग का किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ने लगता है तो हम उसका कंजम्पशन घटाने लगते हैं। ठीक है, अब आता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां शायद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट होल्ड। सो देयर आर सम इंस्टेंस व्हेन दिस लॉ डज नॉट अप्लाई। These are common examples of the exception of this law which are mentioned below. सबसे पहला हॉबी। अगर मेरा कॉइन कलेक्शन का हॉबी है, स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है, तो हॉबी के केस में क्या होता है, जितना मिल जाए उतना अच्छा। आई वॉन्ट टू कलेक्ट इट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और शायद इतना कलेक्ट कर लूं कि गिनीज बुक में मेरा नाम आए। समथिंग दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो हॉबी के केस में क्या होगा, अगर मेरा स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है तो शायद मैं ऐसा नहीं करूंगा कि अगर मेरे पास 100 स्टैम्प हो गए तो 101 अगर मेरे को अगर वो कोई स्टैम्प मिलेगा तो बोलना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को तो चाहिए, मेरा तो हॉबी है कलेक्ट करना, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्टैम्प कलेक्ट करना। तो दिस इज हाउ हॉबीज वर्क। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ डिस्प्ले। जो सामान मैं सजा के रखना चाहता हूँ, जो सामान मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना पैसा है या मैं कितना रिच हूँ, ये सब के लिए क्या है, जैसे ज्वेलरी हो गया, कोई एंटीक शो पीस और ये सब होता है, तो वो सब चीज के लिए क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा, जितना मिल जाए उतना कम। This law does not apply to things which satisfy consumer taste for display of his wealth or fashion, such as jewelry. Consumers like to get more and more of it. जितना मिल जाए उतना कम, तो उसका फिर क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता। Consumption of public goods. The law does not apply to such public goods like telephones, because the greater the number of telephones in the town, the greater is the utility obtained from the use of telephone. यानी टेलीफोन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता। इंटॉक्सिकेंट्स मैंने बताया, जो लोग एडिक्शन में हैं उनको जितना मिल जाए उतना कम। देयर आर मेनी कमोडिटीज व्हिच चेंज द मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर एज दे कंज्यूम मोर एंड मोर। दिस इज द केस विद ड्रिंकिंग। A drunkard is said to obtain increasing utility from additional peg of wine. तो अगर कोई एडिक्टेड है, कोई ड्रंकर्ड है, तो उसको जितना वाइन दिया जाएगा, every next consumption will give him more and more utility. Next, point number 6, first time consumption of a commodity. When a consumer consumes a commodity for the first time, then he may get increasing marginal utility for some time. This may be the case with a man who has seen television for the first time in his life. तो कोई इंसान जो कोई भी कमोडिटी को फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, तो शुरू में क्या होता है, जितना यूज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब लोग छोटे थे तो मान लो वीडियो गेम का हम लोग को बहुत शौक, तो वीडियो गेम जब तक नहीं था तब तक ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लेते थे तो ठीक है, नहीं खेलते थे तो ठीक है। जिस दिन घर में वीडियो गेम आया ना, तो शुरू का आधा घंटा खेले तो इतना अच्छा लगा, नेक्स्ट डे 1 घंटा खेले, फिर तो सारा दिन उसे लेके बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग में जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है उसको यूज करके वो ज्यादा होते जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर तो शायद सारा दिन बैठ के लेके बैठे हुए, पर उसके बाद हफ्ता दिन 10 दिन महीना भर 2 महीना के बाद वो वीडियो गेम एक कोना में पड़ा हुआ है एंड नोबडी इज इवन लुकिंग एट। ठीक है, तो क्या हुआ, शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ा, बट एक पॉइंट आया विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, एंड अल्टीमेटली उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चालू हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टली ऐसे फ्री फॉल होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सिचुएशन ऐसा भी होता है कि शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा एंड देन इट विल फॉल डाउन। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल है कि शुरू में कुछ यूनिट्स तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ा, एक पीक को पहुंचा एंड देन इट विल फ्री फॉल। तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जाता है, कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शंस पढ़े कि कहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग
टू इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। ये लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड का बेस है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। नंबर 2, वैरायटी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि लोग एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज कर करके बोर हो जाते हैं और एक पॉइंट पे यूज करना बंद कर देते हैं। इसीलिए एज अ प्रोड्यूसर जब मैं प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे पता है कि मुझे नए नए वेराइटीज लेके आने पड़ेंगे। अगर मैं पुराना ही वैरायटी सप्लाई करते रहूंगा तो एक पॉइंट आएगा लोग मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बंद कर देंगे। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, वो लोग कुछ ना कुछ नया वैरायटी लेके आते। जैसे टूथपेस्ट में कोलगेट का एग्जांपल है, पहले नॉर्मल कोलगेट आता था, फिर कोलगेट जिगजैग कुछ आने लग गया, फिर कोलगेट का लॉन्ग वाला हर्बल कोलगेट कुछ आने लग गया, फिर कोलगेट का चारकोल वाला वैरायटी आने लग गया। तो क्वेश्चन आता है, कोलगेट इतना बड़ा ब्रांड था, ऑलमोस्ट मोनोपोली ब्रांड था, उसके बाद भी उनको इतने सारे वैरायटीज लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पता था कि अगर सेम ही कमोडिटी में देते रहूंगा, एक पॉइंट पे आएगा जहां कंज्यूमर बोलेगा बोर हो गया, समथिंग एल्स, कुछ दूसरा ट्राई कर। तो दूसरा ट्राई करने के लिए वो दूसरे कंपनी के पास, दूसरे प्रोडक्ट के पास चला जाएगा। तो कोलगेट बोला कि जब ऐसा बात है कि उनको दूसरा वैरायटी चाहिए, तो लेट मी ओनली सप्लाई दैट दूसरा वैरायटी। तो मैं ही अगर वो दूसरा वैरायटी सप्लाई कर देता हूं तो उनको दूसरे सेलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो दिस इज हाउ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डिसाइड्स। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस इन थ्योरी ऑफ वैल्यू। The law helps to explain the phenomenon in value terms, in value theory, that the price of the commodity falls when its supply increases. It is because with the increase in the stock of commodity, its marginal utility diminishes. बोले कि हम लोग जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि जितना सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में उतना उसका प्राइस घट जाता है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितना ज्यादा सप्लाई बढ़ जाता है ना, उसका जो यूटिलिटी है वो कम होने लगता है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी क्योंकि कम हो जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, मनी यानी प्राइस। तो अगर यूटिलिटी कम हो रहा है, इसका मतलब पीपल विल बी रेडी टू पे लेसर प्राइस। तो लेसर प्राइस का मतलब प्राइस विल फॉल। तो यूटिलिटी जितना कम होगा ऑटोमेटिकली प्राइस हैज टू फॉल। तो यानी सप्लाई जब बढ़ता है, पूरा चेन को समझो, सप्लाई जब बढ़ता है तो उसका यूटिलिटी गिरता है, यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स, एंड बिकॉज ऑफ द फॉल इन द यूटिलिटी प्राइस हैज टू फॉल, because utility is directly connected to price. Utility is in fact measured by the price, है ना। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमंड वाटर पैराडॉक्स। अब यहाँ बता रहा है, द फेमस डायमंड वाटर पैराडॉक्स ऑफ स्मिथ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ लॉ। बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव स्केर्सिटी, diamond poses high marginal utility and so a high price. Since water is relatively abundant, it poses low marginal utility and hence low price, and even though its total utility is high, that is why water has lower price as compared to diamond, though it is more useful than lead. हम लोग को सबको पता है कि हम डायमंड के बिना जी सकते हैं, पानी के बिना नहीं जी सकते। तो टोटल यूटिलिटी वाइज जो है, वाटर का यूटिलिटी को कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता है ना। वाटर का यूटिलिटी कैन नेवर बी इवन कंपेयर्ड विद एनीथिंग एल्स। बट स्टिल क्या है, मार्केट में डायमंड का प्राइस ज्यादा है और वाटर फ्री में या फिर एकदम सस्ता बिकता है। क्वेश्चन इज रीजन। रीजन इज दैट डायमंड इज स्केर्स, वो आसानी से मिलता नहीं, और क्योंकि वो स्केर्स है, दैट इज व्हाई इट कमांड्स हायर प्राइस। और वाटर हम लोग को भगवान की दया से अभी तक तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना। घर के नीचे ही पानी आ जाता है या हमारा मोटर से टंकी में पानी आ जाता है, तो हमें आसानी से अवेलेबल है, उसका सप्लाई इज हाई, and because of that supply, even though water has more utility than diamond, it fetches lesser price. ठीक है, तो प्राइस कहीं ना कहीं सप्लाई के हिसाब से चलता है। आज अगर दुनिया में अकाल पड़ने लगे, जैसा हम देख रहे हैं दिन पे दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वाटर का स्केर्सिटी हो रहा है, हम सब जानते हैं,
एक समय आएगा कि शायद हमें वाटर डायमंड से भी ज्यादा महंगा मिले, मे बी, हु नोज। ठीक है। इंपॉर्टेंस टू फाइनेंस मिनिस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन इन टैक्सेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस लॉ। यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स का डिसीजन लेता है ना कि किस चीज पे ज्यादा टैक्स लगाना है, किस चीज पे कम टैक्स लगाना है, टैक्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मदद से होता है। एज अ पर्सन's income increases, the rate of tax rises because the marginal utility of money to him falls with the rise in income। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा है। याद है मार्शल ने जो एजम्पशन लिया था, वहां पर उन्होंने क्या बोला था? दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। बट यहाँ पर खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आल्सो फॉल्स। तो मनी आल्सो फेसेस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि मैंने बोला। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी जानता है कि जो अमीर इंसान है उससे अगर मैं थोड़ा बहुत टैक्स ज्यादा भी ले लूं ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो इंसान मान लो साल का से लाख रुपया कमाता है, ठीक है, तो जो साल का लाख ही रुपया कमाता है उसको अगर मैं बोलूं कि आप साल का 20,000 रुपया टैक्स दो, तो उसका तो बेचारा का दिक्कत हो जाएगा। 80,000 रुपये में पूरा साल अपना घर कैसे चलाएगा? पर जो साल का से 1 करोड़ रुपया कमाता है, उसको अगर मैं बोलूंगा कि 1 करोड़ तुम कमाते हो, एक काम करो, मुझे 20 लाख रुपया टैक्स, ठीक है, तो 20 लाख रुपया उससे टैक्स मांगूंगा तो मैं भी वो देने के लिए तैयार हूं। उसको पता है 80 लाख रुपया तो अभी भी मेरे पास है और क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लोग सोचते हैं और वहीं पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रोल प्ले होता है। एंड लास्ट सोसाइटी के लिए यूजफुल। लास्टली दिस लॉ अंडरलाइंस द सोशलिस्ट प्ली फॉर एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी जो अमीर है उनके हाथ से थोड़ा पैसा लिया जाए और गरीबों तक उसको पहुंचाया जाए। इसको बोलते हैं equitable distribution of wealth. The marginal utility of money to the rich is low. It is therefore advisable that their surplus wealth be acquired by the state and distributed to the poor who possess high marginal utility of wealth। यानी इसलिए एडवाइस होता है कि अमीर इंसान से गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से उनका रुपया ले और किसी न किसी बहाने वो रुपया गरीबों तक पहुंचाए, क्योंकि इनके लिए ये रुपया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है। पर जिनके पास नहीं है उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई, और इसलिए सोसाइटी चाहता है कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। क्लियर? लास्ट वी आर कमिंग टू रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड डिमांड कर्व। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड कर्व में क्या रिलेशन है। ठीक है, according to utility analysis, consumer will get maximum satisfaction only when the price paid for the commodity is equal to the marginal utility derived from the consumption of that commodity. In the following diagram, marginal utility curve shows the decreasing marginal utility with the increase in the consumption of the ice cream. तो ये जो डायग्राम हम देख सकते हैं इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग का गिरते जा रहा है। क्लियर? To begin with, suppose the price of 1 cup of ice cream is 6. The quantity demanded of the ice cream is 1 cup. Because at this point, marginal utility is equal to price. For the sake of simplicity, the marginal utility of rupee is assumed to be 1 unit. Thus, the pair 6,1 will be on the demand curve. तो डिमांड कर्व में हम लोग देखेंगे पहला यूनिट के लिए जो कंज्यूमर है वो 6 रुपए तक देने के लिए तैयार। ठीक है, इफ द प्राइस फॉल्स टू 4, अगर जब प्राइस गिर के 4 रुपया आ जाता है, अब मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा था 6 का, पर प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। To attain the position of equilibrium, marginal utility should fall to the level of 4 utils. Therefore, consumption of ice cream has to increase to 2. तो आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ के 2 हो जाएगा, where again marginal utility becomes equals to price. That is at price for the quantity demanded will be 2 cups.
Hence the pair 4,2 will be on the demand curve. तो ये जो point B है 4,2 वो दिखेगा. Likewise, we can determine that all other points on the marginal utility curves are the points on the demand curve. यानी marginal utility पे जो points हम लोग को नजर आ रहा है, that same points are also on the demand curve. This clearly means that the marginal utility curve is the demand curve. यानी जो marginal utility curve है वो अपने आप में ही demand curve है. So marginal utility curve and demand curve are not two different things. They are basically one and the same. ठीक है? So we have completed the entire section on law of diminishing marginal utility. ये सेशन को हम यही खत्म करेंगे. नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड अगेन दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से समझना इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को. इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं. तो ये सेशन को यही खत्म करते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.